नमस्कार, मैं हूँ रेणु कुमारी आचार्य, मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा। मैं आज इस वीडियो में कक्षा 12वीं का नया अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ। उस अध्याय का नाम है, उस पाठ का नाम है समवद्या और उस कहानी को लिखे हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ये समवद्या का अर्थ होता है संदेशवाहक, जो संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो पहले पूर्व में चूँकि टेलीफोन, आपका डाकघर, इस सब की व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय संदेश कैसे पहुंचता था? संदेशवाहक के द्वारा। ठीक है, तो पाठ में जाने से पहले हम लोग एक नज़र लेखक परिचय की ओर डालते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले अररिया गांव में हुआ था। ठीक है, और इनका शिक्षा दीक्षा 2-3 जगह पर हुई है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अररिया में हुई थी। उसके बाद ये इंटरमीडिएट की पढ़ाई हिंदू विश्वविद्यालय काशी से किए हैं। उसके बाद ये नेपाल भी गए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इनकी शिक्षा दीक्षा 2-3 जगहों से हुई है। 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें ये सक्रिय रूप से भाग लिए। उसके बाद 1950 ईस्वी में नेपाली दमनकारी के विरुद्ध में जो हुआ था, उसमें भी ये भाग लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये लेखन क्षेत्र से पहले ये स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। उसके बाद 1953 में ये साहित्य के क्षेत्र से जुड़ते हैं। 1953 में, उसके बाद ये साहित्य के क्षेत्र में जुड़ने के बाद ये लिखना शुरू करते हैं। इनकी बहुत सारे उपन्यास हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, संस्मरण है, निबंध है। तो इनका सबसे प्रमुख जो उपन्यास है वो है मैला आंचल। और एक चीज़ है कि फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं वो प्रथम हिंदी साहित्य के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार हैं। अब कहोगे कि आंचलिक क्या है? आंचलिक मतलब होता है किसी एक विशेष क्षेत्र के ऊपर लिखना। ठीक है, तो ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी, ये एक खास विशेष क्षेत्र या विशेष प्रांत के ऊपर लिखते हैं, अपने कहानियों में, अपने उपन्यासों में जगह दी है। तो इसलिए इनको हिंदी साहित्य के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार भी कहा जाता है भी। ठीक है, उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं में देखेंगे उपन्यास में मैला आंचल, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, 1954 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। उसके बाद पलती परी कथा है, दीर्घदया है, कलंक मुक्ति है, तीसरी कसम। ये तीसरी कसम पर पिक्चर भी बन चुका है, फिल्म भी बन चुका है, जिसमें राज कपूर और वहीदा रहमान ने अभिनेता अभिनेत्री का रोल निभाया था, और ये पिक्चर भी बहुत अच्छा से चला था। तीसरी कसम नाम से ही इन्होंने पिक्चर बनाया था। उसके बाद कहानी है ठुमरी, अग्निकोण, आदिम रात्रि की महर, समवद्या, और भी इसके अलावा बहुत सारे कहानी हैं इनके। उसके बाद इनके निबंध भी हैं, संस्मरण भी हैं, लेकिन कहानी में जो है वो समवद्या, जो हम लोग को पाठ में पढ़ना है समवद्या के बारे में। ठीक है, तो मैला आंचल इनका सबसे सुप्रसिद्ध उपन्यास है इनका। गोदान के बाद, अगर हम कहें कि प्रेमचंद के गोदान के बाद दूसरा जो प्रमुख उपन्यास है वो मैला आंचल ही है। ठीक है, और इनका जो साहित्यिक विशेषता है, इनकी साहित्यिक विशेषता में क्या दिखता है? इनकी साहित्यिक विशेषताओं में जो आंचलिक उपन्यास है उनमें धुन, हर तरह के धुन होते हैं, हर लय, हर ताल, हर सुंदरता, हर पूर्णता को शब्दों में ये बांधने की सफल प्रयास इन्होंने किया है। और इन्होंने ग्रामीण जीवन के लोकगीतों, भाषा, मुहावरों, आंचलिक शब्दों, अनूठी संवेदनशीलता, ये सब कुछ इनके साहित्य में बखूबी मिलता है। कहने का अर्थ है कि हमने शुरू में ही बताया कि ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। तो चूंकि आंचलिक उपन्यासकार हैं ये, तो ये जो आंचलिक मतलब मैं बताई किसी एक विशेष क्षेत्र या विशेष प्रांत, तो उस क्षेत्र के लोकगीत, उस क्षेत्र की भाषा, उस क्षेत्र का शब्द, ठीक है, और उस क्षेत्र का जो आंचलिक शब्द होते हैं, मुहावरे होते हैं, ये सब उनके उपन्यास और कहानियों में आपको देखने के लिए मिलेगा। इन सब का उन्होंने अपने साहित्य में बखूबी वर्णन किए हैं। सब कुछ मिलेगा। और इनकी जो साहित्य विशेषता है वो अनूठी संवेदनशीलता, यानी कि ये दूसरों का दुख तकलीफ में देखते थे तो ऐसा लगता था हम लोगों को कि जैसे ये खुद उन दुखों को झेल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद
यथार्थवादी है उस परंपरा को ये इसने आगे बढ़ाया। यानी कि प्रेमचंद की जो समाजवाद यथार्थवादी परंपरा है उसको ये आगे लेकर गए हैं, इसलिए इनको प्रेमचंद की संज्ञा दी गई है। इनको प्रेमचंद कहा जाता है। प्रेमचंद के बाद इनके नाम इन्हीं को प्रेमचंद की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो अब आते हैं लोग पाठ में। पाठ समधिया है क्या? क्योंकि मैं पहले भी शुरू में बताई कि समधिया का अर्थ होता है संदेशवाहक। तो पहले जो है पूर्व में ना तो डाकघर की सुविधा थी, ना तो टेलीफोन था, ना तो मोबाइल था। अभी हम लोग क्या करते हैं, हेडफोन लगाते हैं, नंबर लिखते हैं, डायल करते हैं, तुरंत हम लोग को मैसेज चला जाता है, हम लोग बात भी कर लेते हैं। लेकिन पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय संदेश कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचता था, जहां पहुंचाना होता था। तो उस समय एक संदेशवाहक होता था। संदेशवाहक को बताया जाता था कि ये संदेश लेकर आपको वहां जाना है, इस पते पर जाना है, वहां वो संदेश लेकर चले जाते थे। तो जहां जाते थे तो उस संदेशवाहक का लोग बहुत ही मान सम्मान, आदर सम्मान करते थे। ठीक है, उनका बहुत मान सम्मान देते थे। लेकिन अभी वो मान सम्मान संदेशवाहक का अभी नहीं है। तो लोगों का जो दृष्टिकोण है वो पहले की तरह नहीं है। तो यही हम लोग इस चैप्टर में समधिया में पढ़ेंगे। ये समधिया एक कहानी है जिसमें एक बड़ी बतोही रहती है, उसमें 4 भाई रहते हैं। उन लोगों का रईसों जैसा खाना पीना, रईसों जैसा बड़ा महल था। लेकिन जैसे ही उसके बड़े भाई की मृत्यु होती है उन लोगों का जीवन ही उथल पुथल हो जाता। तीनों भाई लड़ झगड़ के क्या करते हैं, अपना सब बांट लेते हैं और फिर गांव से बाहर चले जाते हैं शहर में। तो बड़ी जो पत्नी थी भाई की, उसका पति तो है नहीं, तो वो जाएगी कहाँ? तो वो क्या करती है, वहीं रह जाती है। तो वहाँ रहती है, लेकिन उसका जो भी जेवर था, ठीक है, जो जेवर पहने हुई थी, वो उन सब जेवरों को उसके देवरों ने क्या किया, जैसे कि महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण दुर्योधन द्वारा होता है कपड़े का, उसी तरह से उनके जो आभूषण थे, गहने थे, उनका चीरहरण उनके देवरों के द्वारा होता है। और वो सब उनके जेवर को आपस में तीनों भाई बांट लेते हैं। उसके बाद इसकी स्थिति जो हो जाती है, बहुत बेबस हो जाती है। ये बड़ी जो बहू रहती है, बड़की पोतोही कहा गया है चैप्टर में, वो बहुत बेबस हो जाती है, लाचार हो जाती है, उस पर कर्ज चढ़ता जाता है। तो उसके बाद क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।